प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, इदारा शुमारियात ने ताज़ा हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक महंगाई में इस हफ्ते भी 1.38% इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते की जो रिपोर्ट थी उसमें भी इजाफा बताया गया था और इस मरतबा भी 29 अशियाए ज़रूरियत की कीमतों में इजाफा हुआ है और महंगाई की मजमूई शरह जो है ये 14.48% पर पहुँच गई है। ये वो महंगाई है जो अपोजिशन की जमातों को एहतजाज के लिए एक जवाज़ मुहैया कर रही है और इस ताज़ा रिपोर्ट को भी बुनियाद बनाकर जाहिर है अपोजिशन जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। आज पीडीएम के मुजाहरे हुए, रैलियाँ हुई, अपोजिशन रहनुमाओं ने इससे खिताब किया, साद रफ़ीक ने खिताब किया या सादिक खिताब कर रहे थे, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने। फिर पीपल्स पार्टी ने जो रैलियाँ निकाली, मुराद अली शाह से खिताब कर रहे थे। फिर रज़ा बाकर साहब का जो बयान है गुज़श्ता रोज़ का, जिसके मुताबिक रुपये के डी वैल्यू होने का फ़ायदा भी होता है और उन्होंने कहा कि सोचिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कितना फ़ायदा हुआ है कि जिनके रेमिटेंसेज जो हैं डॉलर में कन्वर्ट, रुपये में कन्वर्ट होने के बाद उसमें इजाफा हो गया होगा। तो इस पर को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल साहब और बाकी लोगों ने कि ये कौन सी मईशत हमें पढ़ा रहे हैं और ये कौन से लॉजिक की बात कर रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक। इस पर काफ़ी तनकीद हुई है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तरफ से अंदीब अब्बास साहबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया अंदीब अब्बास साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है। अब्बास आफरीदी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ आपका ताल्लुक है। और ओरिया मकबूल जान साहब सीनियर तजकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जो रज़ा बाकर साहब ने कहा वो आप बहुत दफ़ा देख चुके होंगे, कल से अब तक टेलीविजन पर मैं आपको वो नहीं दिखाता, लेकिन उस पर जो रद्दअमल देते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है वो देख लीजिए, फिर हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक इशाइये में वहाँ पे तकरीर करते हुए ये बात की है कि पाकिस्तान में जो डिवेल्यूएशन हो रही है, जो रुपए की कदर जो है वो कम हो रही है, उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ा फ़ायदा पहुँचा है। उन्होंने ये संगदिली का मुजाहरा किया है कि बाकी जो 22 करोड़ अवाम यहाँ पे रहता है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में कमाता है, उनका क्या बनेगा। ये लोग जो हैं ये बेसिकली IMF की तरफ से लिक्विडेटर आए हुए हैं। पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब के ख्यालात थे। एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा है, जरा ये भी देख लीजिए। मुझे आज अफसोस हुआ है कि गवर्नर स्टेट बैंक फरमा रहे हैं कि डिवैल्यूएशन बुरी चीज नहीं है, क्योंकि इससे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं उससे उनके रुपयों में इजाफा हो जाता है। मैं हैरान हूं कि ये कौन सी मईशत है जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हमें पढ़ा रहे हैं। अनलीम साहबा, एक तो पहले ही अवाम महंगाई से परेशान है, ऊपर से ऐसी बातें होंगी जैसी रज़ा बाकर साहब कर रहे हैं, तो इससे लोगों के जख्मों पर ये मजीद नमक छिड़कने के मुतरादिफ नहीं है। ये जो उन्होंने लॉजिक दिया, आप इसे इत्तफाक कर सकती हैं क्या? देखिए, बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी तो जीरो कर ली हुई है। आपको याद होगा कि इन्होंने खुद एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट किया। अब ये कह रहे हैं किसी को फायदा होगा किसी को नहीं होगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि इसहाक डार ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया क्योंकि उन्होंने 23.4 बिलियन डॉलर बोरो किए, यानी 4 टाइम्स IMF की बोरोइंग, सिर्फ इसलिए कि उसको 100 पे रखा जाए। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब ये छोड़ के गए तो 19.5 बिलियन, क्योंकि बोरोइंग की हुई थी, तो 19.5 बिलियन सिर्फ करंट अकाउंट की डेफिसिट था और 17 बिलियन आपने सूद वापस करना था। हम आए तो मूडी ने इसको इकोनॉमी को दिवालिया कहा और कहा कि जी सिर्फ दो हफ्ते के रिजर्व्स हैं और पेमेंट हमने 37 बिलियन की करनी थी। तो ये वो हैं जिन्होंने मुल्क को दिवालिया करके सिर्फ अपनी वो एक उसकी खातिर ये बेड़ा गर्क करके इकोनॉमी का। मिफ्ता इस्माइल साहब जब आए, सबसे पहली बात उन्होंने क्या की, उन्होंने इसको डिवैल्यू किया और 20% डिवैल्यू किया 4 महीने में। और उन्होंने कहा कि ये गलत पॉलिसी थी क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहले 25 थी, फिर वो 20 हो गई, फिर जब डिवैल्यू किया तो वो ऊपर जाना शुरू हुई। तो ये खुद कह के गए हैं। अब ये आए आजकल के जमाने में। पहली बात ये है, देखें असद, कि इस वक्त दुनिया के अंदर अनप्रेसिडेंटेड इस वक्त आपको पता है कि इन्फ्लेशन है। और मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर तो है इन्फ्लेशन, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो इन्फ्लेशन नहीं है जो इस वक्त आप सारी दुनिया में पढ़ रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। रशिया इन्फ्लेशन हेडेक, कि रशिया के अंदर
उनको उनका सर फट गया है कि उनको समझ नहीं आ रही कि इन्फ्लेशन का क्या करें। फिर उसके बाद आप देखें लंदन में उन्होंने कहा है कि प्राइस राइज रिकॉर्ड जंप। उसके बाद यूरोजोन में उन्होंने कहा 10 साल में इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई। अमेरिका ने कहा है, बाइडेन ने कहा है कि आपको क्रिसमस ट्रीज नहीं मिलेंगे, आपको टर्की खाने को नहीं मिलेगी, आपको खाने पीने की अशिया क्रिसमस पे नहीं मिलेंगी। ये कभी पहले नहीं हुआ। जर्मन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है 50 साल में पहली दफा। लेकिन अंतरिम साहबा, ये दुनिया में तो महंगाई सिर्फ हो रही है ना, पाकिस्तान में दोहरा जुल्म हो रहा है। एक तो महंगाई हो रही है, दूसरा लोगों की इनकम भी नहीं बढ़ रही, और लोगों की इनकम ना बढ़ने की वजह से जी आप इत्तेफाक नहीं करती हैं सर? मैं आपको इस पे एक तो आपको बता रही हूँ कि इनकम के ऊपर ये आरिफ हबीब जो एनालिस्ट हैं उनकी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है कि इनकम हमारी बढ़ रही है। हमारा जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त ऑल टाइम हाई एम्प्लॉयमेंट है। आपको पता है कि इस वक्त ऑल टाइम हाई, अगर आपका कॉटन क्रॉप 6 महीने में डबल हो गया है तो आप सोचें कि किसानों को जो 1100 दिया है वो कैसे बढ़ रहा है। और इसके अंदर मैं आपको पूरी स्टेटिस्टिक्स जो है निकाल के अभी दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि जी किस किस मजदूर की कितनी बढ़ी है। ये मैं सारी स्टेटिस्टिक्स मेरे पास है, इसलिए मैं आई हूँ। नंबर 3 जो सबसे बड़ी बात है, ये इस वक्त हुआ क्यों है, ये है शॉर्टेज। ठीक है, आपको पता है 40 से 80 हो गया पेट्रोल, हमने सिर्फ 22% बढ़ाई है, पेट्रोल 100% बढ़ा है। अब अगर ये शॉर्टेज हुई है क्योंकि 1.5 साल से असद फैक्ट्रियां बंद है दुनिया में, ये फैक्ट्रियां अब डिमांड वी शेप्ड ऊपर गई है, डिमांड एकदम ऊपर गई है जैसे लॉकडाउन खत्म हुए। सप्लाई चेन्स अभी बंद है, पोर्ट चार्जेस वो कह रहे हैं 2500 से $25,000 हो गए हैं। तो सिर्फ ये जो है ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, ये 6 महीने लगेंगे इसको, जब सप्लाई कैचअप करेगा। अब लोगों ने फैक्ट्रियां खोली हैं। सही है, लेकिन जो इस पर अब जाहिर है ये जो इम्पैक्ट लोगों का ठीक है, बताऊं कि हुकूमत क्या करी जी। मैं अगर ये इस पर अगर आप मुझे इजाजत दें अंदीप साहबा, अब हुकूमत क्या करी है स्ट्रैटेजी जानता हूं मैं आपसे वापस आकर, लेकिन मैं जरा बाकियों को शामिल कर लूं। और औरिया साहब, ये अगर ये सारा आर्गूमेंट्स के इनकम में भी इजाफा हुआ है, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बड़े अपने ज़बरदस्त एक बूम उस पर चल रहा है, फिर जो किसान है वो भी वहाँ पर भी इजाफा हुआ है। तो ये बताइए, ये पीडीएम के जलसे में लोग क्यों रोटियों के हार पहन के गले में आ रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, और पीडीएम की रैलियां जो हैं वो महंगाई का मौजू क्यों बनी हुई हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो महंगाई है ना, उसका इंटरनेशनल लेवल पे कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की जरा सी फूड बास्केट जो है, ये कभी इकोनॉमिक उसमें जाके स्टडी करें तो पाकिस्तान का असल मसला ये है कि खेत से लेके मार्केट तक आने में कितना फर्क पड़ जाता है। जो 10 रुपए किलो टमाटर होता है ना, वो मार्केट तक आता है 30 रुपए हो जाता है। लेकिन कोई गवर्नमेंट का एहलकार ये पूछने का रवादार नहीं होता कि ये बीज का 20 रुपया कहां से जाता है। जो इवन मार्केट, आप सिर्फ लाहौर शहर में घूम लें, आप सुबह मार्केट में चले जाएं, आप पूछें सेब कितने के, वो मार्केट जहां के सब्जी मंडी वाली मार्केट में सेब कितने का है, बाकी फिर उसके बाद चलते आए आप देख लीजिएगा कि आपको अपना उसमें दाता साहब के पास कितने का मिलेगा, समनाबाद में कितने मिलेगा, गुलबर्ग में। कोई मैकेनिज्म कहीं नहीं है मेंटेनेंस का। आप सिर्फ ये डिफरेंस निकाल लें, आपको पता चल जाएगा महंगाई की। यानी आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस का मसला है, हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम नहीं कर रही, हुकूमत का कंट्रोल नहीं सिस्टम पे। टोटल मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं, आप एक अपना बंदा भेजें, हम तो सारी जिंदगी यही प्राइस कंट्रोल का काम किया है जिंदगी के अंदर। मसला समझ जाए कि आप उसको देखें, खेत से जो चीज उठती है वो खेत से लेकर यहां तक का कम से कम 4 गुना महंगी कैसे हो जाती है। ये IMF आता है, इंटरनेशनल फोर्सेज आती है, नहीं आती। अच्छा, फिर इनका ताल्लुक क्या है बाकी सारी उनके साथ? आपका क्या खाद उससे पहले जो अब तक जो प्रोड्यूस हुई है उससे क्या हुआ? एक तो ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का मामला पता क्या है, इमरान खान की हुकूमत की सारी ओरिएंटेशन जो है दैट इज बेसिकली फोकस टुवर्ड्स एक्सपैट्रिएट्स। यही वो आसान, रजा बाकर ने ऐसे नहीं बोला। इनको अंदाजा नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा वो लेबनान का है। लेबनान की आबादी है 40 लाख और लेबनान के लोग जो है बाहर 1 करोड़ 20 लाख हैं। 20 अरब डॉलर भेजते हैं। सत्यानाश हो गया उस मुल्क का, तबाह बर्बाद है आज इस वक्त वो मुल्क। आपका इंडिजिनस जो 22 करोड़ यहां बैठा हुआ है ना,
वो मुल्क संवारता है, वो मुल्क बनाता है। आप डॉलर्स नहीं खाया करते, आप प्रोड्यूस जो होती है उसको खाया करते हैं। आप ये फॉरेक्स रिजर्व नहीं खाया करते। आप मुझे उठ के आप दुनिया बांग्लादेश वाले कहते हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गए हैं। 1,25,00,000 बंदा जो है उनका इंडिया में जाके मुलाजमतें करता है 3,000 रुपए की। हमें फिर तो वही सिखाया जाता है, वही IMF की फॉरेक्स रिजर्व हमने इतने कहा। भाई फॉरेक्स रिजर्व नहीं खाते लोगों को 5 रुपए किलो टमाटर चाहिए होता है, लोगों को 10 रुपए किलो जो है वो हल्दी चाहिए होती है, नमक चाहिए होता है, ये चीज चाहिए होती है। इस पे कोई कंट्रोल। अच्छा, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट होते थे, 3 साल आपको हो गए, रोज आपको रोना रोते हैं, पहले वो रोना रोते थे। आपने कोई प्राइस कंट्रोल में किसी डिप्टी कमिश्नर के पास प्राइस कंट्रोल का कोई इख्तियार नहीं है। ठीक। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना और ये साहब कि गवर्नेंस का बड़ा इशू है, ये बात खुद चौधरी सरवर साहब ने भी तस्लीम की है। चौधरी सरवर साहब कहते हैं कि जी हुकूमत का मसला महंगाई नहीं है, गवर्नेंस बड़ा मसला है। मैं देता हूं चौधरी सरवर साहब ने क्या कहा है, सुनवाइए जी। हमारा जो चैलेंज है अपोजिशन नहीं है। अब भी मैं ये कहता हूं कि अपोजिशन जितनी मर्जी आप कह लें वो ऑर्गेनाइज नहीं है। हमारा जो चैलेंज है वो गुड गवर्नेंस है। महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं और महंगाई और गुड गवर्नेंस का आपस में लिंक है। गुड गवर्नेंस बड़ा मसला है और इसका गुड गवर्नेंस का ताल्लुक महंगाई के पैदा होने से, जो औरिया साहब कह रहे हैं, इस पर तो रिस्पॉन्ड करेंगी अंदीप साहब ही। लेकिन मैं अब्बास अफरीदी साहब, मसला यह है, अभी आपने सारी गुफ्तगू अंदीप साहब की भी सुनी है। वो कह रहे हैं आपने रुपये को इस्तेहकाम देने के लिए बाहर से कर्जे लेकर यहां पर पाकिस्तान के ऊपर सर पर चढ़ा दिया। उमर अयूब साहब ने भी आज यही कहा है। उमर अयूब साहब ने क्या कहा, जरा ये सुन लें, फिर रिस्पॉन्ड करें इसको। इस वक्त जनाब स्पीकर, जो मुस्लिम लीग नून के हुकूमत ने जो कर्जे उठाए, जो 23.56 अरब डॉलर उठाए, किसके लिए? कि डॉलर आर्टिफिशियली 100 के करीब रहे। उसकी वजह से आज जो सूद की अदायगी है वो 90% यानी कि तकरीबन 9-9.5 अरब डॉलर हमें सालाना इस वक्त सिर्फ सूद में देना पड़ रहा है। ये आप अफरीदी साहब, आपने डॉलर को 100 रुपए में रखने की ख्वाहिश पूरी करने के और शौक पूरा करने के लिए कर्जे लिए और आज 9 अरब डॉलर सूद में देना पड़ रहा है उन कर्जों के जो आपने कर्जे लिए थे। सुन लिया आपने, चैलेंज करते हैं आप इन फिगर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे अफसोस हुआ कि मिनिस्टर साहब जिनकी आप तकरीर दिखा रहे थे, ये नून लीग के कैबिनेट में भी थे और हमारे साथ भी थे और उससे पहले भी थे, और वो ये अरशादात फरमा रहे थे। पता नहीं अपने बारे में फरमा रहे थे या किसके बारे में फरमा रहे थे, अल्लाह ही जाने। लेकिन वक्त बदल चुका है। कल को आपके पास आएंगे तो इस हुकूमत के बारे में भी बताएंगे। हमारी बहन की टीम का जो लीडर है, मैं आपको अभी इन्होंने याद होगा कि ये जो डी चौक था, तो उसमें जब ये तकरीरें करते थे कहते थे 90 दिन में हमारा ये जो भी हालात इस मुल्क के बन गए हैं तो हम इसको तब्दील कर देंगे। 90 दिन में जो है हमारे साथ आइंस्टाइन की टीमें हैं, हमारे साथ इस तरह प्रोफेसर्स हैं, इस तरह डॉक्टर्स हैं, इस तरह इंजीनियर्स हैं, कितने खराब सारे माशरे को 90 दिन में ठीक करके वही मैं बता रहा हूं ना कि उन हालात को जिनको हमने खराब किया 23 साल इन्होंने कौम को, माशरे को झूठ बोला। आखिर में कहा कि ये झूठ जो है ये सियासत में कामयाबी है, यू टर्न, और इससे ये कामयाब। और एक चीज को मैं मानता हूं कि उन्होंने ये बताया ना कि आप अगर आपके आगे सागदार साहब की पॉलिसी ठीक थी तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने आकर 20% डिप्रिशिएट क्यों किया था डॉलर को? ये इस सवाल का जवाब देना। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर क्यों डिप्रिशिएट किया था? मुझे बात करने दें जिस तरह आपने उनको बात करने दिया। ये सारे नौसरबाजों का टोला था, ये 24 करोड़ अवाम को तबाह करने के लिए आया था। जैसे बाकिर साहब ने कहा कि डॉलर को रखने के लिए कुछ लोगों को, जो ये बार बार कहते हैं ना कि हम वोट का हक देंगे, और पहले इमरान खान साहब कहते थे ये हो सकता है कि जो ड्यूल नेशनल उसने बरतानिया का हल्फ लिया हो उसको मैं अपने कैबिनेट में नहीं रखूंगा। आज वही मुहिब वतन भी हो गया, वही रेमिटेंस के लिए भी मुहिब वतन हो गया, उसके लिए डॉलर को भी चेंज किया जा रहा है और 23 करोड़ लोगों को कब्रों में डाला जा रहा है। मसला ये अफरीदी साहब, आप वो तकरीर कर रहे हैं जो आप याद करके आए हुए हैं, मैं आपसे सवाल कुछ और कर रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मसला इससे मैं इंटरप्ट करता हूं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने डिवैल्यू क्यों किया था? अगर वो इसहाक डार साहब की पॉलिसी ठीक थी तो 20% क्यों गिराया था रुपया? मैं उसका भी जवाब मैं उसका जवाब दे रहा हूं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं जी। आपको 20% नजर आ रहा है, आज आपको
आज आपको 175 उस पर रुपए तो हम दिन रात डॉलर सवाल और वो कर भी रहे हैं। रुकने की नाम नहीं ले रहा कि कब रुकेगा कब नहीं रुकेगा। IMF से एक दफा पैसे लिए, दोबारा गजकोल उठा रहे हैं। हमने ये ऐलान किया था कि हमने IMF को खत्म कर दिया है। हमने ये टीवी चैनल, आपके चैनल पे कहा कि IMF इज ओवर नाउ, अब ये खत्म हो चुका है। ये एक रियलिटी है, कौम आज रियलिटी मानती है। एक चीज को चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे ये बताएं कि कब ये हालात ठीक होंगे, 1 दिन 2 दिन, या ये बताएं ना, पहले 90 दिन का दावा कर रहे थे, अभी मुझे बताएं कि किस दिन चीजें सस्ती होंगी, किस दिन ये चीजें सारी सस्ती होंगी वापस। जी, और ये साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में IMF को खुदा हाफिज सिर्फ शौकत अजीज ने किया था, उसके अलावा किसी ने नहीं किया, तो ये दावा ना किया करें। ठीक है जी। सैर कामरान साहब, ये हालात सारे आप रिकॉर्ड चेक कर लें जी। मकबूल भाई, रिकॉर्ड चेक कर लें, रिकॉर्ड देख लीजिएगा। ठीक है जी। सैर कामरान साहब, पीपल्स पार्टी ने देखा कि जी आप PDM अपने तौर पर एहतजाज कर रही है, पीपल्स पार्टी अपने तौर पर एहतजाज कर रही है। मुराद अली शाह साहब जो हैं, जब उनसे कहा गया था कि इस्तीफे दे दें तो वो इस्तीफे वो देना नहीं चाहते, गैर कानूनी तरीके से हुकूमत को घर भेजना नहीं चाहते, और आज भी कह रहे हैं कि हुकूमत घर चली जाए। तो ये क्या, ये दोहरा बयान नहीं है? एक तरफ आप कहते हैं कि हुकूमत को, हम जमहूरी हुकूमतों को अपना वक्त पूरा करने देना चाहते हैं, दूसरा आज वो कह रहे हैं कि भाई जान छोड़ो घर जाओ। असद, मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन जिस सवाल से आपने इब्तिदा की थी उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ अंदीप साहिबा जो है वो काफ़ी समझदार खातून है, और मैं ये उनसे उम्मीद करती थी कि वो गवर्नर स्टेट बैंक के उस बयान को कंडेम करेंगी, उसकी मजम्मत करेंगी और कहेंगी कि एक नालायक शख्स ने गलत बयान दिया और पाकिस्तान के अवाम की जो है वो जख्मों पे नमक छिड़का है। इसी के साथ साथ ये भी कहेंगी कि जब इस किस्म के हमारे पास टीम है जिसको वजीर आजम इमरान खान अहमद न्याजी साहब खुद कह चुके हैं कि वो माफिया है, उन्होंने एक के बाद एक अपना जो है वो माशी टीम में तब्दीली लेकर आए, कभी एक जो है वजीर को बदला, फिर दूसरे को बदला, फिर तीसरे को। अब ये कि अगर ये कहेंगी कि जो ये वजीर खारजा अफगानिस्तान में बयान दे रहे हैं कि वो अपनी माशी टीम भेजेंगे, उस पर भी जो है माजरत करेंगे, कहेंगे कि हमने गलत कहा है। तो मगर मुझे अफसोस है कि जो है अब ये बात तो समझ में आती है कि आज के मसाइल इसी वजह से ज़्यादा हैं कि हुकूमत बजाय इस बात को कि आइडेंटिफाई करे कि प्रॉब्लम कहाँ है, वो सिर्फ उसका पूरा फोकस इस बात पे है कि पिछली हुकूमतों पे और अपोजिशन पे तनकीद की जाए। अब आप जिस बात पे कह रहे हैं कि अलग अलग जो है एहतजाज कर रहे हैं, यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज जो है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है और अपनी एक जो है स्ट्रैटेजी होती है। हम PDM में थे, हमारी एक ज्वाइंट कैंपेन चली, उसके बाद जो है PMLN का ख्याल था कि इस्तीफे देने चाहिए और पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि इस्तीफे देने से मामला हल इसलिए नहीं होंगे कि अगर इस्तीफे दे दिए और हुकूमत नहीं गिरी तो क्या हम जो है दोबारा जो है ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। हल क्या है मसले का? हल ये जो महंगाई इस वक्त हो रही है, इसका हल क्या है? हल की बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात ये है कि IMF के पास जाना या नहीं जाना अलग बात है, आपने कैसी नेगोशिएशंस की। आप ये बताएं, आपने एक के बाद एक कानून साजी की, बिल बुलडोज किए, लेकिन पाकिस्तान आज भी FATF की ग्रे लिस्ट में है। आपके जो है जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो इस किस्म का बयान दे रहे हैं। अगर आपके बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी अगर यहाँ पे डिफरेंट आपके ख्याल में सब्जेक्ट नहीं है FATF का एक बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एक सियासी मामला है और सियासी दबाव बढ़ाने का एक आला है, और पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है तो इसमें बहुत, यानी पाकिस्तान से कमजोर परफॉर्मेंस बेशुमार ममालिक के ऊपर ज्यादा चार्जशीट लगाई जा सकती है जो ग्रे लिस्ट में नहीं है। तो ये तो एक डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट साइंस नहीं है, इसको आप मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए असद, बिल्कुल अगर ये बात होती कि एक हुकूमत को जो पॉलिटिकल या जो है इंटरनेशनल सपोर्ट जो मिलती है वो उस पे मिलती है कि उसकी पार्लियामेंट में उसकी क्या स्टैंडिंग है। ठीक है, अगर वजीर आजम साहब जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि वो हर बुध को पार्लियामेंट आएंगे, वो आते और सबको एतमाद में लेते कि IMF से क्या नेगोशिएशंस हो रही हैं, FATF के क्या मामलात हैं, और एक जो है यूनिटी दिखाते, नेशनल यूनिटी, तो शायद दुनिया उस वकार को समझती भी। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हमारी जो जिसको हम कह रहे हैं खारजा पॉलिसी, वो अपने नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है। इस वक्त पाकिस्तान जिस किस्म की आइसोलेशन का शिकार है, शायद इससे पहले कभी नहीं था। मैं अगर असद अपनी पहली बात मुकम्मल करूं, आज मैं फरूख हबीब साहब का भी बयान सुन रही थी और अभी मैंने अंदीप साहिबा को भी सुना जो कि बताते हैं जो है ज़राअत के बारे में। तो आप यकीन करें जो किसान है उसकी चीखें और उसकी घबराहट शायद इन तक पहुंच नहीं रही क्योंकि वो इनसे बहुत दूर है।
जब आपकी डीएपी की कीमत जो है वो 7,000 होगी, यूरिया की कीमत जो है वो 2,000 होगी, जब आपका डीजल महंगा हो जाएगा और किसान हल नहीं चला सकेगा, तो आप ये सोचें कि इस वक्त जो है जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 50 से 60,000 पर एकड़ है। जब 50 से 60,000 लेकिन मसला ये है कि जो सब्सिडी है ये हर चीज का हल सब्सिडी नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने भी आज कहा कि हम पूरा मुल्क सब्सिडी पे नहीं चला सकता, खादों पे भी सब्सिडी दे दें, फलां पे भी सब्सिडी दे दें, बिजली पे भी सब्सिडी दे दें, पेट्रोल पे भी सब्सिडी दे दें, तो क्या सब्सिडी मसले का हल है? इस पे बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक अगर ले लें, मुझे आखिरी जुमला इस पे मुझे ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं, आप कह लीजिएगा। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कहा जा रहा है कि चीज़ें महंगी हो गई, हुकूमत सब्सिडी दे, पेट्रोल पर सब्सिडी दे, गैस पर सब्सिडी दे, बिजली पर सब्सिडी दे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं सब्सिडी पर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। उनका मौक़िफ़ क्या, ज़रा सुन लीजिए। इस वक्त घी के ऊपर सब्सिडी है, इसके ऊपर वीट के ऊपर जो है वो सब्सिडी है, इसके अलावा बिजली जो है उसके ऊपर सब्सिडी है। पूरा मुल्क सब्सिडी पे नहीं चलाया जा सकता। सिर्फ सिंध में जो आटा है वो महंगा है और महंगाई की सिचुएशन है, उसका हमें मिल के मुकाबला करना है। और इसीलिए मैंने कहा है प्राइवेट सेक्टर को चाहिए अपने वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करें। $12 अरब आपने इस साल कर्जा वापस करना है। आप ये कर्जे ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनसे पूछे ना कि आपने अगर इतने कर्जे ना लिए होते तो आज आप सब्सिडाइज कर सकते थे। सैर कामरान साहब, एक जुमला आप कुछ कहना चाह रही थी, और प्लस ये बता दीजिएगा कि क्या सब्सिडीज से मुल्क चलाया जा सकता है? देखिए, बात ये है कि अगर गौर किया जाए कि आपकी माशी पॉलिसीज ऐसी हैं कि अब आप जो है वो हर एक बात पे कहते हैं कि जी आप सब्सिडी देंगे। देखिए, आप पूरे मुल्क को जो है ना मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स पे मत चलाएं कि आप पूरे मुल्क में आप ये बोलें कि सब लोग जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ही अपने आप को रजिस्टर कराएं, मिडिल क्लास भी जो है उसमें कराएं। आप जो अवाम की इज्जत नफ्स है, कौन सी मुआशी पॉलिसी खराब है हुकूमत की, आपको एक दो तीन बताना चाहेंगे ताकि उसकी इस्लाह हो? देखिए, पहली बात ये कि हुकूमत का फोकस जो है सिर्फ हिजान अंगेजी पर है, और मैं ये कहूँगी कि पॉलिसीज कहाँ पे गलत है। अगर इमरान खान अहमद न्याजी साहब अगर अपने कंटेनर वाली जितनी तकारीर है उनको याद कर लें, तो वो जो बिजली के बिल चलाते थे, जो बताते थे कि जी बिल जलाना है, हुंडी से पैसे भेजना है, तो खराबी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और आज भी बजाय ये कि ये इस बात पे फोकस करें कि इनसे गलती कहाँ हो रही है, इनका पूरा फोकस जो है ना कहाँ गलती हो रही है, पूरे स्टेट रिसोर्सेज जो है सिर्फ जो है इसके ऊपर है कि विक्टिमाइजेशन और विंडिक्टिवनेस, इनकी तवज्जो नहीं है अपनी जो काम की तरफ। सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास जो है टीम नहीं है तो आप कोशिश करते हैं कि आप माहिरीन को ले, आप अपोजिशन के से मशवरे लेते। आपने तो तमाम कट मोशन जो है वो रिजेक्ट कर दी। आप तो बात ही नहीं करना चाहते, आप बुलडोज करना चाहते हैं हर चीज को। अगर आपसे नहीं संभलता तो देखिए, ये ऑफर किया था मिसाक मईशत, ये ऑपोजिशन ने ऑफर किया था, लेकिन मसला ये कि जहां पे ये समझते हैं कि इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ हिजान अंगेजी पे चलती है, तो वहां पर तो तरजीह है ही नहीं। सही है। चलें, आपका बिहेवियर, रवैया, एहजान अंगेजी, ऑपोजिशन को साथ मिलाकर ना चलना, ये आपका बुनियादी कसूर है। अंदीप साहबा, इसको तो आप जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ दो चीज़ें हैं। एक जो ओरिया साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा कि गवर्नेंस, और चौधरी सरवर साहब ने कहा कि गवर्नेंस सबसे बड़ा मसला है और उसके साथ महंगाई जुड़ी हुई है और इसलिए भी महंगाई हो रही है। दूसरा, ये सब्सिडी की जो बात होती है, आप कह रहे हैं सब्सिडी पर मुल्क नहीं चलाया जा सकता, लेकिन आप सब्सिडी देने भी जा रहे हैं। अभी आप पेट्रोल पर आपने समरी मांगी है कि रिक्शा सवार के लिए और मोटरसाइकिल सवार के लिए हम पेट्रोल पर कैसे सब्सिडी दें, और फिर आप सब्सिडी देने जा रहे हैं जो कि मसले का हल भी नहीं है। देखिए, ऐसे दो चीजें। पहली बात तो ये है कि जो मैंने आपको कहा कि महंगाई है सारी दुनिया में है, अगर 210 मुल्कों में किसी मुल्क में ना हो तो मुझे बताएं। दूसरा, मैं इन सबसे पूछती हूँ, क्या 100 साल में कभी वो वबा आई? ये 100 साल बाद आई है। और क्या इस वबा ने 210 मुल्कों में, जिनसे हमसे 1000 गुना ज्यादा अमीर मुल्क थे, उनको तबाह मईशतों को नहीं कर दिया? द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है मेरे हाथ में, अंदीप साहब, आई एम श्योर आपने जरूर पढ़ी होगी। इसमें पाकिस्तान महंगाई में 4थे नंबर पर है। अगर इंपैक्ट पूरी दुनिया पर महंगाई का आया है तो फिर 16वें नंबर पर कोई मुल्क क्यों है, कोई 18वें 20वें पर क्यों है? पाकिस्तान में 9% महंगाई बढ़ी है तो इंडिया में 4.3% क्यों बढ़ी है? उस पूरी दुनिया की महंगाई का असर बाकी मुल्कों पर उतना क्यों नहीं आया जितना पाकिस्तान के ऊपर आया है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि इंडिया के अंदर भी चूंकि पहले 3% थी तो अब 5%, 6% हुई है, तो है 300% ही, लेकिन वो 5% जब आप कंपेयर करते हैं 14% से पाकिस्तान, तो आपको कम लगता है। अमेरिका में 1% महंगाई थी, इस वक्त 5% है, यानी 400% बढ़ी है।
तो लेकिन मैं इस पे पहले मेरी आप बात सुन लें। आपने कहा जी इकोनॉमिस्ट में यही आया है, तो जरा ये भी देख लें, जो अच्छी बातें हैं वो भी देख लें। ये भी इकोनॉमिस्ट में आया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पाकिस्तान में कितने भूखे होते थे। 2018 में उन पाकिस्तान 107वीं पोजीशन पे था, और ये जब हुकूमत छोड़ के गई यहां ज्यादा भूखे लोग थे। आज जो 2020 की उन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें पाकिस्तान 92वें नंबर पे है, यानी पाकिस्तान में जितने भूखे लोग हैं वो कम हुए हैं। दूसरी में आपको की वजह से, जो हमारी पॉलिसीज की वजह से, आप सुन लें, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये भी इकोनॉमिस्ट शाया कर रहा है, ये परसों आया है। इसमें बताया गया है कि 2018 में पाकिस्तान जो था वो 100.35 था उसका इंडेक्स। इस वक्त पाकिस्तान का 105.14 है, इंडिया का 122 से 104 पे हो गया है। इंडिया में भूखे भी ज्यादा है और क्वालिटी ऑफ इंडेक्स भी हमसे बदतर है, और पाकिस्तान 2018 से भूख कम हुई है पाकिस्तान में, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है। ये भी है, ये भी साथ जिक्र किया करें ना, ये भी जिक्र करें और बताएं 2018 में क्या हाल था। ये भी बताएं कि 2018 में मुल्क जो था दिवालिया था। ये भी बताएं कि आपके ऊपर 37 अरब का कर्जा था जो हम अभी भी वापस कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं जी कर्जे क्यों उतने हो गए। हमने पिछले 3 सालों में हम पे 34 अरब कर्जा लिया है और 10-10 अरब 3 सालों में 30 अरब इनका वापस किया है। तो ये देखें कि ये हाल है। अब आए, मैं जो एक चीज आपको कह रही थी कि आमदनी बढ़ रही है कैसे, जो बिल्कुल आम अनस्किल्ड लेबरर है, जो बिल्कुल मजदूर है, उसकी 580 रुपए दिहाड़ी होती थी, इस वक्त आरिफ हबीब एनालिसिस के मुताबिक 800 रुपए 38% बढ़ी है। जो जनरल लेबरर था, जो आम मिस्त्री वगैरह था, 700 रुपए से 1000 रुपए हो गई है, 43% बढ़ी है। जो चुनाई वाला था, जो चुनाई करता है, मेसन जिसको कहते हैं, 1200 से 1800 हो गई है, 50% बढ़ी है। जो टाइल लगाता है 2200 उसकी थी, 3500 रुपया हो गई है उसकी, 59% बढ़ी है। और महंगाई आपकी 14% है, और तनख्वाहें जो है मजदूरों की वो 20 से 50% बढ़ी है। लेकिन फिर भी सब्सिडी देनी पड़ती है। अब सुने सब्सिडी का, सब्सिडी हम दे रहे हैं। मैं अगर आप इजाजत दें तो औरिया साहब से मुस्कुराने की वजह पूछ लूं पहले, फिर आप सब्सिडी पर आ जाते हैं। जी, एक मेरी बात सुनिए। वही आर्गुमेंट है ना असल में जो जिस पे औरिया साहब कुछ कहना चाहते हैं। आखिरी बात मेरी जी बिल्कुल महंगाई है, सारी दुनिया सब्सिडीज दे रही है, हम सब्सिडी दे रहे हैं टारगेटेड सब्सिडीज। पहले दी जाती थी अमीर लोगों को, इस वक्त हम वो 37 मिलियन लोगों को दे रहे हैं। किसान कार्ड दे रहे हैं ताकि इनपुट की कीमतें कम हो। हम दे रहे हैं एक एहसास कार्ड कि आपको आटा, घी, वो जो ये बहुत गरीब लोग हैं इनको सब्सिडी पे मिले, डिस्काउंट पे। और हम दे रहे हैं हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपया, जिस पे टेलीग्राफ ने लिखा है द मिरेकल इन हेल्थ केयर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। उसने कहा ये मौजज़ा है जो ये हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, ये टेलीग्राफ में आया, जाके चेक कर लें। जी बिल्कुल सही है। जी औरिया साहब, एक तो मुस्कुराने की वजह बता दें और फिर ये बैड सब्सिडी और गुड सब्सिडी का जो हमने कॉन्सेप्ट आज देखा है। मैं बताता हूं बेसिकली जिस वक्त आप डाटा के अंदर जिंदा रहते हैं तो यही होता है। हाँ। ये जितने लोगों की उन्होंने लिस्ट गिनी है ना, इन पर कभी महंगाई असर नहीं करती। चिंची वाला अपनी रेट बढ़ा लेता है, सब्जी वाला बढ़ा लेता है, मेसन बढ़ा लेता है, मजदूर बढ़ा लेता है। महंगाई करती है असर फिक्स इनकम ग्रुप पे। ये जो स्टेटिस्टिक आप बता रही हैं ना, ये हमेशा तब्दील होते हैं वक्त के साथ। ये कभी नहीं हुआ कि महंगाई बढ़े तो मेसन कहेगी जी आज मैं 400 रुपए भी काम करूंगा। ये महंगाई की वजह से उसकी कीमत बढ़ी है, उसका वक्त, उसकी रेट बढ़ा है। आपकी हुकूमत का कोई कमाल नहीं। पहली बात तो ये याद रखिए। फिक्स इनकम ग्रुप जो पहले दिन से आपका टारगेट रहा है कि आपने पहले 2 साल तो तनख्वाहें नहीं बढ़ाई थी लोगों की। फिर वो जो बंदा जो बैठा होता है, जो टीवी के अंदर बेचारा कैमरामैन है, जो मुलाजम है किसी जगह, जिसको 2-2, 3-3 नौकरियां, उस पर इफेक्ट करती है ना। महंगाई करती है गांव में किसी के ऊपर इफेक्ट, वो चीखता वो है, चीखें उसकी निकलती हैं। बाकी ये कभी नहीं हुआ कि पेट्रोल की कीमत बढ़े तो चिंची वाला कहे कि मैं 4 रुपए पे ही काम करूं। तो ये लिस्ट हमें ना सुनाएं। ये लिस्ट बुनियादी तौर पर इस लिस्ट की हमेशा महंगाई के साथ साथ कीमतें बढ़ती रहती हैं। एक बात। दूसरा यह है कि सब्सिडी जो है, अगर आपने सब्सिडी का मॉडल देख लेना है तो सब्सिडी तो फिर आप तो एक मुकम्मल तौर पे एक चीज कहता है रेजिमेंटेशन शुरू कर दें। आप कंट्रोल नहीं कर रहे मिडिलमैन को।
जो 4-4 वास्ते, मैं अभी कराची की मार्केट की स्टडी कर रहा था, मेरे सामने पड़ी हुई थी कि जहां तकरीबन 50 टन के करीब टमाटर आता है, और उस टमाटर की सिंध के जो अपना लाड़काना में टमाटर बिकता है होता है, जो वहां पर होता है, उसके दरमियान कम से कम 3 गुना का फर्क पड़ जाता है कराची पहुंचते पहुंचते। ये आग कैसे लगती है? ये कौन सा, आप मुझे बताएं, आपका पाकिस्तान के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने का कौन सा मैकेनिज्म है? क्या सिर्फ एक आप लगा सकते हैं वो जो अपना वो जो होती है निरखनामा? कौन सा मैजिस्ट्रेरियल सिस्टम है? आपने कितने लोगों को पावर दी कि जाके आपने समरी ट्रायल करके महंगाई को रोके? कोई नहीं। मतलब फिगर्स के अंदर जिंदा रहते हैं, फिगर्स के अंदर उठते हैं, फिगर के अंदर बैठते हैं। फिगर से मैंने भी तो बताया आपको कि फिगर्स के अंदर 20 अरब डॉलर बैरूत में 1 करोड़ 20 लाख डायस्पोरा भेजता था, उसकी वो इज्जत करते थे। दुनिया का जो सबसे ईमानदार मालदार आदमी था वो ही वॉज लेबनीज ओरिजिन और मैक्सिकन था। वो बंदा जो है वो वहां पर आता था, उसकी ऐसे इज्जत होती थी। आज लेबनान का हाल देख लें आप, बैरूत का। और दूसरी बात ये हमें मत कहा करें 2018 में कर छोड़ा है, पाकिस्तान ने किसी ने तरले मिलते करके आपको नहीं कहा था प्लीज अल्लाह का वास्ता तशरीफ ले आओ। आपने दावे किए थे हम ठीक कर सकते हैं, आपने कहा था हम बेहतर कर सकते हैं, आपने दावा किया था, तो आपको लोगों ने कहा तशरीफ लाइए, आप ही हैं, आप ही निजात दहिंदा हैं, आप ही आइए। आपने लोगों की आंखों में ये देते, और 3 साल के अंदर आप देख लीजिएगा। मुझे भी मेरी उम्र आज 65 साल हो चुकी है, मैंने इतना रैपिड डिक्लाइन जो है बहुत कम लोगों के अंदर देखा है। उसकी वजह यह है कि बाकी लोग ख्वाब नहीं इतने दिखाते थे जितने ख्वाब आपने दिखाए थे, और उस ख्वाब की एक ताबीर, यानी आप मुझे समझ नहीं आती। जब आप इंडेक्स करते हैं, आप करते हैं कोरिया में कि जहां एक सब्जी की एक चीज नहीं पैदा होती, ठीक है। अब कोरिया वाला फिलीपीन से करे जहां सब्जियां होती हैं, जहां पे उनका फूड बास्केट, हर मुल्क की महंगाई का फिनोमेना अलग है। अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर एनालाइज करना सोचो यार। जी, ये जो हमें पढ़ाया जाता है कि उधर पेट्रोल इतना हो गया, उधर हर मुल्क का अपना मसाइल होते हैं। सही है, चलें इसका जवाब तो अंदीप साहब देंगी, लेकिन मुझे ये बताइए आफरीदी साहब कि ये जो सूरत हाल, इस सारी सूरत हाल का ऐसा लगता है कि अपोजिशन जो है वो महंगाई की सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर लोगों को बाहर निकाल रही है, और आप पर इल्ज़ाम भी ये लग रहा है कि आप महंगाई पर सियासत कर रहे हैं बजाय इसके कि एक बहुत दुनिया के जो एक क्रूशल से एक हालात हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई, जैसे अंदीप साहबा ने रखा हमारे सामने डेटा, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आया तो आप उसकी सियासत कर रहे हैं। अब 15 दिन का आपका ये प्लान है, 15 दिन में क्या नतीजा अखज़ करेंगे, क्या निकालेंगे? असद भाई, मुझे तो उम्मीद है कि मैं बात करूंगा और आप मुझे बात पूरा करने के लिए छोड़ेंगे। जैसे सब भाइयों ने बात की, आपने उनको नहीं रोका, मुझे उम्मीद है आप मुझे भी नहीं रोकेंगे। सर मैं एक तो इस वक्त मुल्क को चला रहे ऑटो स्विच पे, ऑटो स्विच पे चला रहे, ना इधर कोई गवर्नमेंट है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना कैबिनेट है, ऑटो पे चल रहा है। ऑटो लगा दिया इन्होंने, जिसका जो दिल कर रहे, महंगाई है, तूफान है, जो हो रहा है ऑटो पे चल रहा है, ऑटोमेटिक। कोई पहले दिन से लेके आज 3 साल हो गए, सिवाय इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैक्सिमम मीटिंग आप अपने रिपोर्टर को भिजवाएं कि आप वो डेटा निकालें, वो इनकी हुई है स्पोक्समैनों की, वो इनकी हुई है कि टीवी पे बात क्या करनी है, किस तरह डिफेंड करना है। सबसे ज्यादा टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने 120 स्पोक्समैनों को दिए। दुनिया की हिस्ट्री में 120 स्पोक्समैन किसी के नहीं है, इस पार्टी के हैं। कितने हैं? मैं आज आपको कह रहा हूं जो रियलिटीज हैं, जो ये मुल्क है और जिस तरफ जा रहा है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ये जो हालात बन चुके हैं, डॉलर, इनका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं रुपए को कैसे मजबूत करूं जिससे महंगाई कम हो। इनका स्टेट बैंक का साहब जो बायर है, जिनको डॉलर में तनख्वाह मिलती है, वो कह रहे हैं कि इससे ये फायदा होता है डॉलर ऊपर जाए क्योंकि बाहर के लोगों को फायदा होता है। मुझे अफसोस है कि जिस माशरे में हम बैठे हुए हैं, हमें सच बोलने पे भी सच ना बोलने का ज्यादा तरकीब दी जा रही है। आज के दिन आपके ये टीवी चैनल पे नीचे पता चल रहा है, आपके चैनल पे, कि आटा जो है 80 रुपए हो गया है। आप KPK में फेडरल गवर्नमेंट ने आटे पे बैन लगा दिया, उधर आटा नहीं जा रहा है, उधर 90 रुपए किलो है। इस वक्त वही KPK जो यलगार कर रहा था इस्लामाबाद पे, वो जो जोश और जज्बे के साथ सुप्रीम कोर्ट पे काबिज थे और सारे, आज उधर आटा नहीं है।
आटा नहीं पहुंच रहा है घरों पे, लोग लाइनों में खड़े हैं, चीनी की लाइनों में, आटे की लाइन में, घी की लाइन में, बुजुर्ग खड़े हैं, सब लाइनों में खड़े हैं। लेकिन एक बात मैं मानता हूं मेरी बहन की, कि इधर जो है लोगों की लिविंग स्टाइल अच्छा हो गया, इधर महंगाई कम हो गई है, इधर बिजली का बिल सस्ता हो गया, इधर गैस का बिल सस्ता हो गया है, इधर लोगों को जो है बहुत ज्यादा आराम सुकून हो गया। पहले गुर्बत ज्यादा थी, अभी कम हो गई है। मेरे ख्याल में दुनिया में अगर कोई ये बात करे और चैनल पे, टीवी पे, तो मुझे तो, क्योंकि ये प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, इनके अपने स्टूडेंट जब आज अपने घर में, अच्छा चले मेरा एक सवाल है मेरी बहन से, इनके घर में जो स्टाफ है, नौकर हैं, कुक है, चौकीदार है, इन्होंने उनकी तनख्वाहें 20-20 से 50-50 हजार कर दी, 50-50 हजार से 1-1 लाख कर दिए। इस महंगाई के साथ जो ये एक फिगर दे रही थी कि प्लम्बर का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये अब अपने जो इनके घर में लोग हैं उनको भी इन्होंने 3-3 गुना सैलरियां बढ़ा दी। मैंने देखे आपके हुक्म के मुताबिक आपको इंटरप्ट ही नहीं किया, मैंने कहा आप बोलें, नॉन स्टॉप बोलें, ताकि कोई शिकवा ना रह जाए आपको। आप मुझे मगर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक भी तो प्रोग्राम का हिस्सा होती है सर, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। अलीम साहबा, एक तरफ तो आप महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाए, दूसरी तरफ आप जो एहतसाब का वादा था वो नहीं पूरा कर पाए। आपने कहा था कि पैसे लोगों की जेबों से निकलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। कल खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो 2 साल के बाद उनकी भी रिहाई अमल में आ गई, ज़मानत पर वो रिहा हो गए। तो एहतसाब का नारा भी पूरा नहीं हुआ, गुड गवर्नेंस का भी नहीं हुआ, महंगाई को काबू करने और मईशत के दावे जो थे, जो इमरान खान साहब ने 2019 में कहा था कि ये मुश्किल साल था, गुजर गया, 2020 में आवाम को रिलीफ मिलने का साल है, वो 20 भी गया और 21 भी चला गया। तो वादा कौन सा पूरा हुआ है? असद, मैं भी प्रोग्राम में हूँ। देखिए जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास सैर साहब। जी जी, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे खुशी हुई कि औरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि मजदूर को इफेक्ट नहीं हुआ महंगाई का और किसान को भी नहीं हुआ, क्योंकि ये आपके 70% अवाम है। तो अगर 70% अवाम को इफेक्ट नहीं हुआ महंगाई का, तो ये तो ऑब्वियसली फिर ये जो आया है, वो कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से, औरिया साहब ने कहा कि महंगाई की वजह से इनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ी और जिन्होंने बढ़ाकर दी वो भी इफेक्ट हुए। नहीं हुआ ना इम्पैक्ट, नहीं हुआ इस इम्पैक्ट, उन्होंने कहा मिडिल क्लास के ऊपर हुआ है। तो ये जो हमारी पॉवर्टी वाले जो हैं, जो 60-70% हैं, जो गांव में रहते हैं, जो मजदूर हैं, तो इसी वजह से आया है कि जी उनकी भूख जो है, जो 2018 में थी, जिस वक्त दूसरी गवर्नमेंट थी, उससे बहुत कम भूखे लोग हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया नीचे गया, पाकिस्तान ऊपर आया, तो ये बात तो प्रूव हो गई, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। अब आप आए इस बात पे कि जी हमारा इस वक्त क्या प्लान है। आप सिर्फ इस बात को देखें कि पाकिस्तान के अंदर जब सारे एनालिस्ट बैठ के एक मतलब 100 साल में इससे बड़ी आफत नहीं आई। आप कहते हैं बाहर उसे कंपेयर ना करें, हर दफा जब शुरू हुआ कोरोना, सारों ने बैठ के बाहर से कंपेयर किया, यूएस में ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि मईशत और कोरोना इकट्ठे तबाह हुए हैं, सारी दुनिया में तबाह हुए हैं, और सबने कहा जी लॉकडाउन है, आप लॉकडाउन नहीं करें। इस वक्त कल की मैं आपको बात बता रही हूँ, WHO के सेमिनार पे थे डॉक्टर महिपाला, उन्होंने कहा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन रिस्पॉन्स टू कोरोना एंड पॉवर्टी ड्यूरिंग कोरोना आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल, ये 2 लफ्ज उन्होंने यूज किए। वोट आपने पाकिस्तान में लोगों से लेना है, जी आप ज़हन में रखिएगा, यहाँ पर जो ग्राउंड पर लोग हैं वोट आपने उनसे लेना है, और परसेप्शन जो है वो आप जानते हैं रियलिटी से ज्यादा। बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ, मैं सबसे पहले कह रही हूँ कि ये इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में शॉर्टेज इकोनॉमी है। शॉर्टेज इकोनॉमी सारी दुनिया में, और यही होता है, एकदम आपकी प्राइस ऊपर जाती है और आपकी सप्लाईज नीचे होती है। लेकिन इसकी जो अच्छी बात है, ये तो बुरी बात है, जो अच्छी बात है ये होता है शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है, ये इंशाल्लाह 6 या 7 महीने के अंदर सारी दुनिया में, क्योंकि अगर सारी दुनिया में ये ना गया, हम तो बाहर से जो प्रॉब्लम है हमारी क्या है, इंपोर्ट करते हैं हम सारा, तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम, दालें बाहर से करते हैं, फूड आइटम्स महंगी होने से इंपोर्ट बिल में इजाफा हुआ है। बिल्कुल सही है। मैं चलें, मैं एहतसाब का आप जवाब नहीं देना चाह रही या उस अभी बारी नहीं आई, मैं एहतसाब की आप बात कर रहे थे। एहतसाब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले 10 साल में सिर्फ 235 अरब रुपए रिकवर हुए, हमारे 3 सालों में
538 जी रुपए जी रिकवर बिल्कुल, वो हाउसिंग इस वक्त सोसाइटियों से हुए हैं जिनको अब आपने नैब के दायरा कार से निकाल दिया है। तो ये तो खैर मैं तो सियासत के दानों के हवाले के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था, उनसे तो 1 रुपया भी आपने नहीं निकाला। बहरहाल मैंने तो कहा नवाज शरीफ की जायदादें सेल पे है इस वक्त, जी उनकी ऑक्शन हो रही है। जी सैर कामरान साहबा, ये आपने कल बड़ी खुशियां मनाई, मिठाइयां तकसीम हुई, खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो रिहा हो गए, वो अभी जमानत पर रिहा हुए हैं, बरी तो नहीं हुए, उनके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, ट्रायल चल रहा है। ऐसे ही हम नून लीग में भी देखते हैं। तो ये किस बात की सेलिब्रेशंस हो रही हैं? असद, ये इस बात की सेलिब्रेशन है कि जो 2 साल से एक झूठे बयानात थे, एक केस नहीं बन सका। ठीक है, मैं तो ये समझती हूँ कि जब ये बनी गाला की तहकीकात होंगी ना, जिसका एनओसी नहीं मिला था और बाद में जो है 12 लाख दे के रेगुलराइज कराया, तो उस वक्त मैं देखूंगी कि ये जो है मुकदमे कैसे चलेंगे। और ये जो भी कह रहे हैं ना कि कोविड से पहले, तो मैं कहती हूँ कि प्री कोविड के अगर आप अदाद-ओ-शुमार देख लें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी उस वक्त भी खराब थी। असद उमर को जो बरतरफ किया गया था वो नाअहली और नालायकी पे किया गया था। अद्वियात की कीमत में जितना होशरुबा इजाफा हुआ है उसके ऊपर भी कुछ गौर फरमाएं। और जो मिडिल क्लास होती है वो किसी भी मुल्क का जो है रीढ़ की हड्डी जो है वो मानी जाती है। यहाँ पे मिडिल क्लास जो है कोलैप्स हो रही है, जिसको ये समझती है कि कोई अहमियत की बात नहीं है। एक आम आदमी का, वो सफेद पोश जो फैमिलीज है, उनका जो है गुजर बसर मुश्किल हो गया है बिल्कुल। और ये साहब सही बताते हैं कि टमाटर की जो कीमत है वो जब शहर पे जाके महंगी हो जाती है, क्योंकि एक आपके आम किसान के ऊपर, जिसको ये कहते हैं कि जी भूख खत्म हो गई, उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, वो उगा लेता है और उसकी शेल लाइफ कम है। तो वो जिस तरीके से जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, जब आपका डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो जो मार्केटों पे जाता है, जो लोग, जिन लोगों की कैपेसिटी होती है, डेफिनेटली वो उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट अर्न भी करते हैं, लेकिन उनके भी एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। तो ये तमाम हकाइक हैं, हम इनके ऊपर नजर नहीं चुरा सकते। बात यह है कि आपने अवाम को पहले 90 दिन का झूठा झांसा दिया, उसके बाद आपने एक के बाद एक बहरान का शिकार किया, और आज आप ये बताते हैं कि जी आज अवाम की भूख खत्म हो गई है और मिडिल क्लास का कोलैप्स करना जो है कोई मायने नहीं रखता। जी हाँ, वो आदाद-ओ-शुमार इकोनॉमिस्ट से पेश कर रही हैं कि भूखे लोगों की तादाद में कमी वाकई हुई है, और देखिए बात ये है सिर्फ तनख्वाहदार तबका मुतासिर हुआ है महंगाई से। देखिए बात ये है कि अगर आदाद-ओ-शुमार का खेल होता ना, तो आज पाकिस्तान के अवाम खुशहाल होते। ये आदाद-ओ-शुमार जो है ना, ये इसके बारे में बड़ी एक दिलचस्प बात कही जाती है, और ये साहब कहा जाता है कि एक होता है झूठ, दूसरा सफेद झूठ, और तीसरा हुकूमती आदाद-ओ-शुमार। मैं ये कहूंगा कि एक होती है रियलिटी, एक होती है परसेप्शन, और तीसरा होता है हुकूमती आदाद-ओ-शुमार। तो ये कितना खतरनाक है हुकूमत का अपने आदाद-ओ-शुमार में खुश रहना। और ये साहब देखिए, बहुत ज्यादा खतरनाक है, और मैंने प्लानिंग के दौरान ये चीजें देखी हैं। और होता यह है कि ये रियलिटी कॉन्ट, देखिए आप लोगों को इलेक्ट क्यों करते हैं कि वो फील ऑफ द पीपल जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बताएं या जगह पे बताएं। वो आदाद-ओ-शुमार से दूर हो जाते हैं। आदाद-ओ-शुमार तो ये है, अब देखें ना पर कैपिटा इनकम क्या है, कि आपकी तनख्वाह 10 लाख है, मेरी तनख्वाह 5000 है, हम दोनों की तनख्वाह एवरेज है वो 9 लाख जो है वो को 3500 रुपये बनती। ये है आदाद-ओ-शुमार, और ऐसे ही चलता रहता है। आप आदाद-ओ-शुमार मैनेज किए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया, टाइम आपको बहुत कम है। मैं जब वासा में वहां पर था एमडी, तो स्कीमें बन रही थी, तो स्कीमों में उन्होंने बताया जी फलां जगह डर है पानी का बहुत। उसने कहा जी वहां पर मसला चला जाए कि क्या करें। उन्होंने कहा जी बताएं 5 साल बाद पानी खत्म हो जाएगा उस इलाके के अंदर। अच्छा नहीं यार 3 साल कर दें ताकि बेहतर है, इससे बेहतर होगा फौरन स्कीम मुझे मिल जाएगी। इस तरह तो पाकिस्तान के अंदर, और जो हमारा जिस तरह का आदाद-ओ-शुमार है, मैं पूरी जिंदगी रिसर्च पढ़ाई है, जिस तरह की डाटा कलेक्शन है हमारे मुल्क के अंदर, ग्राउंड पर उस डाटा परसेप्शन जो है वो उसको खिलवाड़ होता है जी, जिसको हम कहते हैं अवाम की नब्ज पर हाथ रखना। परसेप्शन इस वक्त अवाम में क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब्बास हफीज़ी साहब, 15 दिन के बाद क्या होगा जब ये खत्म होगा आपका जो धरने और ये जो एहतजाज और रैलियां हैं 15 दिन के बाद? अब्बास हफीज़ी साहब, 15 दिन की बात नहीं, ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि 2 साल ये तक 15 दिन के बाद बढ़ता जाएगा। और जब तक ये गवर्नमेंट जाए, नहीं जी 2 साल नहीं है, अगला साल इलेक्शन का, इट्स ओवर, अगला साल इलेक्शन का है। और ये इसलिए हो रहा है कि अगर इसके बाद मुल्क चल नहीं सकते। कि मैं एक बात बताऊं, बहुत सिंपल है। मेरी बहन, इनका लीडर जो है, जो बहुत ही दुनिया के बारे में, लंदन अमेरिका सब के बारे में बहुत ज़्यादा वेल नोन है, हम तो नहीं है वेल नोन इतने जितने वो वेल नोन है। तो वो हर वक्त चढ़ के एक बात करते थे कि जब $1 होता है तो 1000 अरब रुपए कौम पे चढ़ जाते हैं, जब 1 रुपए चढ़ता है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त 90,000 रुपए हर एक कर्जदार है। आज कितना कर्जदार है हर पाकिस्तानी? 2 लाख। $1 था $75 हुआ, 75,000 अरब रुपए पाकिस्तान पे चढ़ गए।
ये वो बातें जो इमरान खान साहब हमारी कौम को कर रहे होते थे। आज वो वही जो ये कहते थे, वो इमरान खान जो कंटेनर पे थे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाएं और प्राइम मिनिस्टर हाउस वाले इमरान खान जाके कंटेनर पे बैठ जाए, मेरे ख्याल पाकिस्तान ठीक ठाक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जो बातें इनके कंटेनर पे थे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर, बहुत आपका आपने एक हल बता दिया, तजवीज़ कर दिया। सैर कामरान साहब, अंदीब अब्बास साहब और या मकबूल जान साहब, तमाम मेहमानों को शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।